हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। कन्वर्ट नहीं करना, अगर एच डी डायरेक्ट है तो क्यों करना पड़ेगा कन्वर्ट। हो गई ना। चलो नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक स्कूल के लिए, मैग्नेटिक्स। तो इसमें पहला है लॉरेंज फोर्स। इसका एक्सप्रेशन खाली, और एक्सप्रेशन है नेट लॉरेंज फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। तो अगर क्वेश्चन इस तरह आता है डिफाइन लॉरेंज फोर्स, तो नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v in space is q e vector plus q v cross b. Second, motion of charge in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये सेकंड स्कूल का पार्ट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन। तो इसमें एक्सप्रेशन डिराइव करने को आ सकता है कि रेडियस का या टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, तो हम ये वेलोसिटी एज्यूम करेंगे, इस पे ये फोर्स आएगा, ऐसे ये ट्रैक बनेगा सर्कुलर ट्रैक, और इसमें लिखेंगे लेट चार्ज q enters मैग्नेटिक फील्ड विथ स्पीड v एज शोन। तो फोर्स इज इक्वल टू q v क्रॉस b इज इक्वल टू q v b साइन 90। हम स्पेशल केस की बात कर रहे हैं जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। सिंस द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, it provides centripetal force, necessary centripetal force. F is equal to mv square by r, F is equal to bqv, mv square by r, radius is equal to mv by bq। और इसके नीचे अगर टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन पूछा जाए, तो नाउ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय वी, सब्स्टिट्यूटिंग रेडियस एम वी बाय बी क्यू बाय वी 2 पाई एम बाय बी क्यू विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। तो क्वेश्चन या तो ये आएगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, और prove that time period of a charge moving in uniform magnetic field which is perpendicular to the plane of motion is independent of speed। लिखना सभी में यही है, ठीक है। ये फिगर बनाएंगे, ये फोर्स है, ये स्पीड है, ये अपना काम हो गया सेकंड पार्ट का, मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हेलिकल पाथ, हालांकि ये पूछे नहीं जाएंगे हेलिकल पाथ वगैरह, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दे रहा हूं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन, तो केस 1 अगर वेलोसिटी 0 है, ये छापने की जरूरत नहीं, नथिंग हैपेंस, कुछ नहीं होगा, चार्ज विल रिमेन एट रेस्ट, वेलोसिटी पैरेलल टू बी, मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कुछ नहीं होगा, पहले में रिमेन्स एट रेस्ट, ये छापना नहीं है, फिर कह रहा हूं ये स्कूल का पार्ट नहीं है, बस मैं रिकॉल करा रहा हूं। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सर्कल बनेगा। अदरवाइज केस क्या बना है, ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो फिर हेलिक्स बनेगा। और हेलिक्स कैसे, वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, थीटा ये है, तो ये रेडियस बनेगी, और ये आगे जाएगा v पैरेलल से, परपेंडिकुलर से रेडियस बनेगी, रेडियस आई थी एम वी परपेंडिकुलर बाय बी क्यू, पिच आई थी v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड तो वैसे भी इंडिपेंडेंट था, तो 2 पाई एम बाय बी क्यू। तो ये इस तरीके से सर्कल में घूमते हुए जाएगा, लेकिन आगे की तरफ जा रहा है, ये हेलिकल पाथ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें
हाँ, ई ओनली में इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ई ओनली में दो ही केस है। अगर ई ओनली है तो वेलोसिटी या तो पैरेलल है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा या फिर पैराबोला बनेगा। ई ओनली में दो केसेस थे, स्ट्रेट लाइन है पैराबोला। कंबाइंड ई एंड बी में कई पॉसिबिलिटी थी, तो इसमें जो आसान केस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस केस में सब केसेस बनेंगे अगर वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी पैरेलल है, वेलोसिटी और एंटी पैरेलल, वेलोसिटी परपेंडिकुलर, एल्स। पहले हम दोनों पैरेलल होते और वेलोसिटी जीरो होती। तो देखिए बिल्कुल आसान था, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, मैग्नेटिक फील्ड ये। वेलोसिटी जीरो है तो धीमे धीमे वेलोसिटी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो इसके पास किसी भी समय पे क्यू ई बाय एम टी वेलोसिटी आएगी। लेकिन वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, दैट्स व्हाई ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। मतलब इन दो केसेस में यू कैन नेग्लेक्ट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल हुई तो इट विल रिमेन पैरेलल और एंटी पैरेलल। और सिंस द वेलोसिटी रिमेन्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन वेलोसिटी विल नॉट बी देयर। That's why we can safely ignore magnetic field in these cases. ठीक है, तो मोशन क्या बनी? स्ट्रेट लाइन इन इन्फ्लुएंस ऑफ E alone, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस कंपोनेंट को नहीं बदल सकता जो इसके पैरेलल है, और चूंकि वेलोसिटी अगर इसके पैरेलल है तो उसको बदल ही नहीं सकता, सिर्फ परपेंडिकुलर को बदलता, और वो भी मोड़ता। परपेंडिकुलर में कोई कंपोनेंट ही नहीं है, लेकिन यहां तो है। तो वेलोसिटी ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, मैग्नेटिक फील्ड ये। तो यहां ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंपोनेंट को नहीं बदल सकता, मैग्नेटिक फील्ड इसको बदल सकता है लेकिन डायरेक्शन ओनली। तो ये कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कहा मैं तो असर ही नहीं डाल सकता, मैग्नेटिक फील्ड ने कहा मैं असर डाल सकता हूं, इसको मोड़ दूंगा, तो ये सर्कल में घूमेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंपोनेंट ऐसा भी देगा, इसका मतलब जो मोशन होगी वो कुछ ऐसी कुछ बनेगी। लेकिन इस मोशन में दो तरह की वेलोसिटी आएंगी, एक परपेंडिकुलर, एक पैरेलल। और परपेंडिकुलर स्पीड हमेशा v नॉट है और पैरेलल स्पीड हमेशा क्यू ई बाय एम टी है, मतलब टाइम का फंक्शन। पैरेलल जो स्पीड आई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई है, तो एटी। परपेंडिकुलर जो है वही मुड़ रहा है, इसका मतलब हम रिजल्टेंट स्पीड या रिजल्टेंट एंगल, जैसे ये अल्फा, अल्फा एंगल tan इनवर्स दिस बाय दिस, tan इनवर्स v नॉट बाय दिस, ये अल्फा एंगल मिल जाएगा, ये v नेट मिल जाएगा। ठीक है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अलोन। मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करता मूविंग चार्ज पे। लास्ट, अदरवाइज, ये भी बहुत आसान था। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं, वेलोसिटी इस तरह है। तो हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को दो पार्ट में तोड़ दें, एक पैरेलल पार्ट है, एक परपेंडिकुलर पार्ट है। ये पैरेलल और परपेंडिकुलर। पैरेलल कंपोनेंट को मैग्नेटिक फील्ड ने कहा मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कहा मुझे तो मतलब है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पैरेलल कंपोनेंट को बदल देगा, तो v पैरेलल किसी भी समय कितना हो जाएगा, v पैरेलल इनिशियल प्लस क्यू ई बाय एम टी। और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड जितना पहले था उतना ही रहेगा, तो v परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन भले बदलती रहे। तो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन बदलती रहेगी, पैरेलल का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। तो ये दोनों ही केस में, इसमें भी वेलोसिटी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मोशन इसकी ऐसी होगी। और अगर रेडियस की बात करें, इसकी रेडियस, तो रेडियस आएगी एम वी परपेंडिकुलर v साइन थीटा बाय बी क्यू, वी नॉट लिख देता हूं। लेकिन इसकी पिच वेरिएबल है, पहली पिच कुछ और, दूसरी पिच कुछ और। क्यों? क्योंकि पैरेलल स्पीड बदल रही है। तो वेलोसिटी एट t अगर लिखें हम, तो ये आएगा v cos थीटा प्लस क्यू ई बाय एम टी, दिस स्क्वायर प्लस v साइन थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये इसकी स्पीड आएगी।
और थीटा इक्वल टू 90 ही इसका स्पेशल केस है। ठीक है, तो V पैरेलल, अगर मैं V पैरेलल लिखूं तो कितना बनेगा, V cos थीटा प्लस QE बाय MT। परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन बदल रही है। ठीक है, तो इनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप एडवांस के लिए नोट्स बना चुके होंगे। हाँ, एडवांस के लिए नोट्स ना बनाए हो तो जरूर उसको अपडेट कर लो, तो इसका यूज करिए। अगर एडवांस के आप अलग से नोट्स बना चुके हो तो जरूरत नहीं है, नहीं बनाए हैं तो फिर ये उसमें शॉर्ट में छाप लीजिए। सेकेंड पार्ट बचा है अब इसका, इसके अलावा केसेस काफी मुश्किल हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा इस तरह का केस, या हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल हो, ऐसे कई हो सकते थे। तो बहुत मुश्किल है इनको समझ पाना, तो हम इनमें एक ही केस समझते हैं, केस व्हेन एफ नेट ऑन क्यू इज 0। और ये कब होगा, 0, और ये क्यू टर्म तो कट गया, तो माइनस V क्रॉस B, तो जब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो कहां वेलोसिटी रखूं कि आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर मैं अंदर दूं, अगर वेलोसिटी मैंने अंदर दी, V क्रॉस B इस तरफ है, वेलोसिटी मेरी तरफ दी, जरा सोचिए, तो V क्रॉस B और QE ये आपस में कट सकते हैं। तो आपको इस तरीके से सोचना है। ठीक है, हाँ, इसमें एक बहुत जरूरी चीज जो समझना है, इससे समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जरूरी नहीं। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, आपस में परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। और बात सही भी है, मान लो वेलोसिटी इधर होती, मैग्नेटिक फील्ड इधर होता, एंगल थीटा होता, तो इस पे एफ मैग्नेटिक कितना है, क्यू वी बी साइन थीटा डॉट है। और अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस लगा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस ले लूं, तो एफ इलेक्ट्रिक कितना है, क्यू ई क्रॉस, और ये आपस में कट जाएं तो हमारा काम बन सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वी बी साइन थीटा आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, लेकिन इन दोनों के आपस में परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वी बी प्लेन। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन हुआ। और इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड तो वर्क करना नहीं है, जो भी वर्क करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा मूविंग चार्ज पे। ठीक है, अब इसमें डिवाइसेस के नाम पे एक ही डिवाइस जो हम डिस्कस करेंगे वो है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन की वर्किंग, साइक्लोट्रॉन, तो यहां हम डेफिनेशन लिखेंगे, साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, साइक्लोट्रॉन इज अ पार्टिकल एक्सीलरेटर दैट एक्सीलरेट्स चार्ज पार्टिकल टू इनॉर्मस स्पीड। तो इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी में। ठीक है, दूसरा कंस्ट्रक्शन, पहले वर्किंग प्रिंसिपल लिख देते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि टाइम पीरियड, इसी को सिंक्रोट्रॉन भी कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन की वजह से। टाइम पीरियड ऑफ रोटेटिंग चार्ज
in magnetic field is independent of speed. तो टाइम पीरियड रेडियस इज इक्वल टू एम वी बाय बी क्यू, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय वी, 2 पाई एम बाय बी क्यू. ये वर्किंग प्रिंसिपल में लिखेंगे. नेक्स्ट इसका कंस्ट्रक्शन. हर डिवाइस के साथ रफली यही स्टेप है. डेफिनेशन डिवाइस की क्या है, अंडरस्टूड है. डेफिनेशन एंड यूज दोनों एक में ही आ जाते हैं. वर्किंग प्रिंसिपल में कि आप जो फॉर्मूला उसमें यूज होगा या जो प्रिंसिपल यूज होगा वो प्रिंसिपल लिखिए, और अगर कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो वो फॉर्मूला लिखिए. ठीक है. कंस्ट्रक्शन. ठीक है. कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ये दोनों हम कंबाइन कर देंगे एक में ही. वर्किंग प्रिंसिपल इज डिफरेंट फ्रॉम वर्किंग. तो इसमें लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेटेलिक डीज, 2 metallic semi cylindrical hollow Ds connected to oscillating source of frequency is equal to BQ by 2 pi m. ठीक है. तो हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. नाउ व्हेन, या इसके नीचे हम फिगर बना सकते हैं. फिगर पेंसिल से बनाना है, मैंने पहले भी कहा था आपसे. ये फिगर है. ठीक है. इसमें चार्ज की हम मोशन दिखा सकते हैं. ये एग्जिट इसका चार्ज का, यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाना पड़ेगा. ये चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां बना के दिखा सकते हैं. ठीक है. यहां हम ऑक्सीलेटिंग सोर्स, यहां नाम लिखेंगे मेटेलिक डीज. ये एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल. ठीक है. और ये क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. तो इसका 3D वाला फिगर भी आपको बुक में दिखेगा, लेकिन आप ये बनाइए, नंबर उतने ही मिलने हैं, चाहे 3D का बनाओ चाहे 2D वाला बनाओ. 3D में बस एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, हम 2 नॉर्थ और साउथ और दिखा देंगे इसी में, और हमारी ये डी कुछ ऐसे बन जाएंगे, और फिगर थोड़ा स्टाइलिश लगेगा. ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज ऐसे घूमा, ये एग्जिट. ये 3D फिगर है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो. ड्राइंग अच्छी ना हो तो ये वाला करिएगा, मार्क्स बराबर ही मिल रहे हैं वैसे भी. ठीक है. अब इसके नीचे हम ये इसका वर्किंग और नीचे लिखेंगे कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड between Ds, it is accelerated by electric field in between and completes half circle in one of D, and then accelerates again due to reversal of electric field. ठीक है. ड्यू टू रिवर्सल ऑफ एक्सीलरेटिक फील्ड इन सिंक्रोनाइज्ड वे. बस अब अपना टेंशन खत्म हो गया. अपन ने हर चीज यूज कर ली. सिंक्रोनाइज वर्ड टर्म यूज कर लिया हमने, क्योंकि सिंक्रोनोट्रॉन कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइजेशन वर्ड यूज होना चाहिए. तो ऑब्वियसली ये फ्रीक्वेंसी बराबर होना सिंक्रोनाइजेशन था. ज्यों ही ये यहां से यहां आया, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर पलट गया, फिर आया फिर पलट गया, और चूंकि टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है तो ये हमारा काम हो गया. और लास्ट पॉइंट हमेशा होता है इसकी लिमिटेशन. चूंकि यूज में ऑलरेडी डेफिनेशन में कन्वर्ट वो
यूज कर चुका हूं, तो लास्ट में हम लिखेंगे इसका लिमिटेशन। और लिमिटेशन क्या है? इट कांट बी यूज्ड टू एक्सीलरेट टू स्पीड कंपेरेबल टू सी। कंपेरेबल टू सी। वजह क्या है कि अगर सी से आप कंपेयर करोगे तो फ्रीक्वेंसी जो आपकी निकली है बी क्यू बाय 2πm, वो m0 1 - v² / c² इज नो मोर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड हेंस सिंक्रोनाइजेशन इज लॉस्ट। ठीक है, तो ये लिमिटेशन में लिखेंगे, एंड हेंस सिंक्रोनाइजेशन इज लॉस्ट। तो उसको छाप लो बिल्कुल। डेफिनेशन एनसीईआरटी से देखिए, प्रॉपर ठीक ठाक हो। नहीं आए समझ में तो इट इज अ डिवाइस टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल वही है। वर्किंग प्रिंसिपल में आप चाहें तो सिंक्रोनाइजेशन टर्म यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इतना वर्किंग प्रिंसिपल इनफ है। बाकी हम अंग्रेजी लिख ही रहे हैं, और अंग्रेजी लिखने में ये फोटो समझा दो। ये फोटो लिखा, और अब इसके बाद इस फोटो में क्या हो रहा है? चार्ज इंटर किया, यहां गया, इंटर किया, यहां गया, वही अंग्रेजी लिख दी हमने। ठीक, तो आपका काम हो जाएगा इसमें। चलो, सेकंड पार्ट भी हुआ। तो ये मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। चौथा पॉइंट, करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। दोनों में एक एक प्रूफ है। इसमें जो फोर्स निकला वो दरअसल DF I dl क्रॉस B, ये आया। और इफ B इज यूनिफॉर्म तो हम सीधे फोर्स को लिख पाए थे IL क्रॉस B। स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर दो वायर, और लॉजिक समझ में आ रहा है। हमें इसमें इसका प्रूफ अगर ये लिखना हुआ, करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड F नेट 0। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में F नेट 0, लेकिन टॉर्क नेट M क्रॉस B आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी -m.b। तो हमें इनके प्रूफ देखने हैं। चलो, तो इसमें करंट कैरिंग, तो ये 1 या 2 नंबर में आता है कि प्रूव दैट करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ लेंथ dl experiences a force written by this। तो इसके लिए पहले हम फिगर बनाएंगे, अंग्रेजी लिखेंगे इस फिगर में कि ये फिगर में कौन सी चीज क्या है। तो अंग्रेजी की शुरुआत, लेट अस कंसीडर a wire carrying current I in field B। और हम ये DL पार्ट की बात कर रहे हैं, या तो यही DL एलिमेंट ऑफ वायर। ठीक है, तो यहां पे हमें फोर्स डिफाइन करना है। तो यहां पे फोर्स डिफाइन करने के लिए इसका चार्ज हमने माना DQ। लेट DQ चार्ज इन वायर charge is contained in DL element and is moving with drift velocity Vd। तो force on wire, force on element is equal to dq Vd cross B। Now dq is equal to NA dl, NAEDL सॉरी, Vd क्रॉस B। और यहां ब्रैकेट में लिखेंगे N क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि N हमने पहले कहीं डिफाइन नहीं किया।
ए क्या है? एरिया। ई अंडरस्टूड है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इसी को लिखा NeAVD DL क्रॉस B, और ये बन गया IDL क्रॉस B। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो प्रूफ हमेशा की तरह हम क्या करते हैं कि आप किस चीज को लेके प्रूव कर रहे हो तो वो डायग्राम बनाओ, उस डायग्राम को समझा दो और फिर उससे डिराइव कर लो। तो ये हमारा DF फोर्स आ गया, करंट इसमें आई है। तो करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड B, पेंसिल से फिगर बनाओ, ये प्रॉपर छाप लो। चलो नेक्स्ट, करंट कैरिंग लूप। ठीक है, ये भर छापना है, आगे जो मैं बोलूंगा तब। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा पुराना आपको IIT वाला पार्ट दिखा देता हूं। तो ये हमने डिस्कस किया कि अगर वायर ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो इस पे फोर्स चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करो और फोर्स उस वायर पे निकाल दो। ये कब? जब B यूनिफॉर्म है। तो B यूनिफॉर्म पे एक तो एग्जांपल ये समझ में आया, दूसरा ये समझ में आया कि अगर क्लोज लूप होती तो F नेट 0 निकलता, तो इस लूप पे नेट फोर्स 0 आ जाता। हाँ, तो यहां मैं ये बना ही देता हूं कि यहां मैंने सेमी सर्कुलर वायर लिया, तो इस पे फोर्स आएगा, करंट इधर है, तो स्ट्रेट वायर ऐसा मानो, तो ऊपर की तरफ फोर्स, तो इस पे फोर्स आया BIL, और L कौन सा आएगा? BI2R, स्ट्रेट वायर वाली लेंथ। रियलिटी ये है कि इस वायर पे फोर्सेस ऐसे आए थे, करंट ऐसा, फोर्स ऐसे आए थे, इन सभी का रिजल्टेंट BI2R हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम क्लोज लूप की बात करते तो इस क्लोज लूप पे जो फोर्सेस आते ऐसे आते, और नेट फोर्स इस पे 0 निकल जाता। क्यों? क्योंकि BIDL का क्लोज इंटीग्रल, ये चीज 0 आती। लेकिन एक बात तय है कि अगर फोर्स बाहर लगा और वायर फ्लेक्सिबल हुआ तो दिस वायर विल गेट कन्वर्टेड टू अ सर्कल, और अगर सर्कल में बनेगा तो इस सर्कल में एक टेंशन पैदा होगी, और वो टेंशन T कितनी जनरेट हुई इज इक्वल टू F रेडियल अपॉन 2 पाई, और F रेडियल कितना है? BI2πr, स्केलर समेशन अपॉन 2 पाई BIR। हालांकि ये टेंशन सोचने का एक और तरीका था कि आप इसको बीच में से काट दो, तो इस पे T, इस पे T, और इस पे ये फोर्सेस बाहर लग रहे थे, तो इनको टेंशन ही तो रोक रहा है, और इन सब का स्केलर समेशन वेक्टर समेशन BI2R है, ये 2T के बराबर है, 2 से 2 कट गया, टेंशन आ गया BIR। ठीक है, तो ये दो केस देखे जब B यूनिफॉर्म था। तो कंक्लूजन क्या आया कि कुछ तो भी वायर अगर क्लोज नहीं है तो स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करो, उसका आंसर निकाल लो। लेकिन अगर वायर क्लोज्ड है तो उसका टोटल आंसर 0 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, और टेंशन जरूर इसके अंदर पैदा हो सकती है। अब इसी में अगर B वेरिएबल होता तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास मैथ्स है, अगर B वेरिएबल है तो आपको ये इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। छोटे छोटे DF एलिमेंट निकालो, सभी DF का इंटीग्रेशन करो, तो जाके आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि ये हमारी लूप है, और ये X है, ये Y है, छापना नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड अगर होता B0x/R, ठीक है, माइनस के कैप, करंट होता इस तरह वायर में। अब पूछा होता इस पे फोर्स कैसा आएगा, तो पहले ये समझने की कोशिश करिए कि फोर्सेस जो आएंगे उनकी डायरेक्शन, करंट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रेडियल आएगी, और आपको ये चीज समझ में आना बहुत ही जरूरी है कि ये कुछ ऐसा बनेगा, जितना बड़ा X उतना बड़ा फोर्स, यहां ना के बराबर फोर्स क्योंकि X 0 है, ध्यान दीजिए X यहां से चालू हुआ है,
तो यहां से यहां तक x पूरे में पॉजिटिव है, लेकिन x यहां छोटा था, आगे जाके बढ़ रहा है, ये आया। तो देख के समझ में आ रहा है कि फोर्स का एक x कंपोनेंट भी आएगा, एक y भी आएगा। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर मैंने फिगर ऐसा ले लिया होता, ठीक है, अब होता b इज इक्वल टू बी नॉट एक्स बाय आर, तो दो अंतर आते। एक अंतर तो ये आता कि यहां पे क्रॉस और यहां पे डॉट आ जाता। दूसरा अंतर ये आता कि इस पे फोर्स जो आता बाहर की तरफ, शायद ये समझ पा रहे होगे, इस पे जो फोर्स आता वो अंदर की तरफ, ऐसा, क्योंकि करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स आता है ऐसा, एक्स के आसपास कम है, दूर जाने पे फोर्स बढ़ गया, यहां दूर जाने पे बढ़ गया। दिख रहा है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल कट जाएगा, तो इसका सिर्फ एफ इस तरफ ही आएगा, वाई डायरेक्शन का कट जाएगा। तो यहां दो इंटीग्रेशन नहीं करने, एक ही यहां पे ये थीटा पे मानो, ये डीएफ लिखो, डीएफ का वाई और डीएफ का एक्स, वाई कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं, कट जाएगा, एक्स अकेला करना है। चलो, तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें इसका एक्सप्रेशन लिखना था, तो हमने क्या किया, यहां पे थीटा, यहां पे ये डीएफ बनाया, इस छोटे से स्मॉल पार्ट को स्ट्रेट लाइन मान के हम बी आई एल लगा सकते हैं, तो बी आई एल, तो डीएफ इज इक्वल टू बी आई एल है डीएल, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड खुद कितना है, एक्स बाय आर, करंट डीएल है आर डी थीटा, लेकिन एक्स क्या है, ये लेंथ, यही तो है एक्स कोऑर्डिनेट, तो मैं एक्स को आर प्लस आर कॉस थीटा लिख लूं, तो ये बना बी आर वन प्लस कॉस थीटा आई आर डी थीटा बाय आर, ये डीएफ आया। लेकिन हम जानते हैं कि इस बार एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों आएंगे, तो एफ एक्स आएगा डीएफ का कॉस थीटा, तो ये बना बी आई आर वन प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से पाई, 0 से पाई। एफ वाई आएगा डी एफ का साइन थीटा, और ये बनेगा बी आई आर वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा का भर बचेगा 2, तो ये आएगा 2 बी आई आर, यहां पे कॉस थीटा का 0 से पाई में 0, कॉस स्क्वायर थीटा का पाई बाय 2, ये आंसर आया, ये इधर ये ऊपर, और दोनों का रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट नेट फोर्स कितना आएगा, बी आई आर पाई बाय 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो उम्मीद है याद आ गया होगा कि इसमें क्या करना है। बी वेरिएबल है, तो आपको हर एलिमेंट पे डीएफ डीएफ बना लो, फिर देख लो इंटीग्रेट कौन सा कंपोनेंट करना है। से वो एग्जांपल लिया था जो मिटा दिया, उसमें एक ही कंपोनेंट इंटीग्रेट करना था, यहां पे दोनों। चलो, नेक्स्ट आया टॉर्क। टॉर्क के कैलकुलेशन में तो आपको लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका प्रूफ करने के लिए आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा। ये एंगल है आपका, मान लो थीटा, तो आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर अ लूप whose plane makes angle theta with magnetic field as shown. टॉर्क का प्रूफ। अब इस पे करंट भी हमें बनाना है कि इट कैरीज सम करंट, तो ये करंट आई। तो चाहे तो हम इसमें नाम लिख सकते हैं, इसमें पी क्यू आर एस, और ये बी, ये लेंथ एल। ठीक है, और इसी में क्लियरली द फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन वायर्स
QR and PS. PS or QR gets are exactly equal and opposite. So get cancelled. ना तो ये टॉर्क दे सकते हैं, फोर्स तो दे ही नहीं सकते हैं। अब बचे हुए दो वायर के लिए, ठीक है, फॉर टू वर्टिकल वायर्स we can see, we can make its top view as, तो ये हम इसका टॉप व्यू बना दिए। ठीक है, तो I और B फोर्स हमारी तरफ, मतलब इस पे फोर्स आएगा ऐसे, इस पे फोर्स आएगा ऐसे। ठीक है, और फोर्स कितना आएगा इस पे, तो लेंथ L है, तो BIL, BIL ये आया थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया, तो अब इसी फिगर के हिसाब से टॉर्क ऑन द लूप is equal to BIL into perpendicular distance, BIL into B cos theta। इसको लिखा BI एरिया cos थीटा को sin 90 माइनस थीटा। वजह है क्योंकि ये थीटा प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, तो क्यों ना इस sin 90 माइनस थीटा को नया में अल्फा लिख लूं, तो ये बना IAB sin अल्फा, और इसी को लिखूं I टाइम्स A क्रॉस B, ये आया सिंस अल्फा इज एंगल बिटवीन A एंड B। तो ये हम इसलिए ऐसा लिख पाए, तो इसी को I इंटू एरिया को मैं M लिखूं क्रॉस B, एज्यूम किया M इज इक्वल टू NIA, N नंबर ऑफ टर्न्स जो कि यहां 1 है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ये आए कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क या डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, दोनों ही केस में यही लिखा जाएगा लास्ट में, क्योंकि यहां से नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, I इंटू एरिया, एरिया पे वेक्टर, ये कुछ इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो एक फिगर ये बनेगा, एक फिगर ये बनेगा, ये पूरा आएगा। तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का प्रूफ और टॉर्क का प्रूफ। एज इट इज छाप डालो तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे इस पे। ठीक है, और प्रूफ में मैं कोई मन से ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं कि बहुत ही वेल डिफाइंड है। मैं हमेशा क्या करता हूं, फिगर लिखता हूं, उसको एक्सप्रेस करता हूं, फिगर क्या कहना चाह रहा है, हालांकि इसमें मैंने पूरा लिखा नहीं। ठीक है, बाकी फिगर से समझ में आ रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसीलिए एज शोन लिख देते हैं कि बहुत सारी चीजें एक्सप्लेनेटरी हैं सेल्फ। फिर हमने लिखा कि इनका, और अब हमें बताना था कि टॉर्क इन दो का क्यों नहीं लिया, तो इक्वल एंड अपोजिट है। इन दोनों का टॉर्क हमने लिया और वो हमने फिगर से बता दिया, लेकिन यहां पे कॉस थीटा आएगा, जबकि थीटा हमने ये वाला लिया है, इसीलिए हमने उसको साइन में कन्वर्ट किया, तभी जाके क्रॉस बन पाएगा। ठीक, चलो सेकंड, एनर्जी का प्रूफ। चांसेस कम है इसके आने के, लेकिन कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। प्रूफ फॉर एनर्जी, तो इसके लिए हम लिखें एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको मैंने लिखा माइनस du और इसको टॉर्क, टॉर्क डी थीटा। अब टॉर्क कितना है, टॉर्क है एम बी साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस du। इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन करने पे एम बी, हाँ एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव लगेगा इसमें, थोड़ा सा एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि
जब हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्यों ना मैं इनको पलट के लिख लूं, इसको इस तरफ लिखना, इसको इस तरफ छापना, सो दैट मैं ऐसे लिख लूं, माइनस टॉर्क डॉट डी थीटा। टॉर्क है एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू कॉस 180। वजह क्या है कि थीटा अगर इधर बढ़ रहा है तो टॉर्क उल्टा है, रीस्टोरिंग टॉर्क है, तो ये कॉस 180 क्यों आया? बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग नेचर ऑफ चार्ज, बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग नेचर ऑफ टॉर्क। टॉर्क तो ये बना एम बी साइन थीटा डी थीटा, ये डी यू बना, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यू आया एम बी साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस एम बी कॉस थीटा प्लस सी, एज्यूमिंग सी 0 व्हेन थीटा इक्वल टू 90, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस एम बी कॉस थीटा, और इसी को हम लिख सकते हैं माइनस एम डॉट बी। तो ये प्रूफ फॉर एनर्जी है। सेम यही प्रूफ आप बार मैग्नेट में लिख सकते हैं या इवन डाइपोल के केस में, सभी में यही बनेगा, बस टॉर्क की जगह एम बी साइन थीटा की जगह पी साइन थीटा कुछ हो जाएगा। तो ये एनर्जी का प्रूफ था, इसको भी छाप लो। चलो अब ये कैलकुलेशन ऑफ एम वेक्टर या टॉर्क या पोटेंशियल एनर्जी या फोर्स, ये जो मैं अब डिस्कस कर रहा हूं ये आईआईटी के हिसाब से, तो एम वेक्टर में ये आईआईटी के हिसाब से स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, बस मैं रिकॉल करा रहा हूं आपको चीजें। तो हमने भले ही स्क्वायर लूप के लिए लगाया, लेकिन ये बाकी लूप के लिए भी ट्रू है। जैसे हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, तो ये लेंथ ए, ये लेंथ बी, ये लेंथ सी, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा आई टाइम्स टोटल एरिया पाई सी स्क्वायर बाय 2, इसका एरिया ए बी और डायरेक्शन अंदर की तरफ माइनस के कैप। तो डाइपोल मोमेंट की एक डायरेक्शन है जो एरिया वेक्टर के अलोंग है, और एरिया वेक्टर कौन सा? राइट हैंड थंब रूल से। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। इसी में अगर कॉइल का प्लेन हमारा कुछ और होता, तो जैसे हमारी कॉइल होती कुछ इस तरह, ऐसे एक्स वाई जेड आर आर आर, इसके लिए तो यहां पे एक मैग्नेटिक मोमेंट इसके पास, एक इसके पास, तो तरीका जुगाड़ क्या थी कि हम इसको ऐसे और ऐसे भेज के कंप्लीट कर लेते। तो एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो गया, ये बन गया आर स्क्वायर आई, आई इंटू एरिया डायरेक्शन माइनस आई कैप प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस जे कैप, ये एम वेक्टर है। तीसरा आया रोटेटिंग चार्ज के लिए, और अगर कोई पॉइंट चार्ज रोटेट कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट आएगा आई इंटू एरिया, आई आएगा क्यू बाय टाइम पीरियड इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, और टाइम पीरियड आएगा 2 पाई बाय ओमेगा। और हालांकि हमने एक और चीज देखी थी कि मैग्नेटिक मोमेंट एंगुलर मोमेंटम इंटू क्यू बाय 2m, ये लगा सकते हैं। और इसी फॉर्मूले से रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का आंसर हम निकाल पा रहे हैं कि अगर कोई चार्ज बॉडी रोटेट कर रही है विथ सर्टेन ओमेगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा, Q बाय 2m एंगुलर मोमेंटम, और इसका एंगुलर मोमेंटम आता हाफ m आर स्क्वायर ओमेगा। ये आंसर आता है, ठीक है। तो ये हम डिराइव कर चुके थे। तो रोटेटिंग चार्ज के लिए आंसर हमने जो लिखा, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये इससे भी निकाल सकते थे, ऐसे भी। रोटेटिंग चार्ज बॉडी के लिए आप इंटीग्रेशन भी कर सकते थे छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ के रिंग में, लेकिन बेहतर है ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक। चलो अगला पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क।
वंस अगेन स्कूल के नोट्स नहीं है तो छापने की जरूरत नहीं। तो टॉर्क के लिए इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और कॉइल इज स्मॉल, तो आप टॉर्क के लिए हमेशा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये था, ये लेंथ अगर L है, इसकी डायमेंशन A है, ये करंट I है। ठीक है, हालांकि इस पर तो टॉर्क आएगा नहीं। वजह क्या है कि करंट ये है, ये छोटी सी कॉइल है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड, और अगर इस पे करंट I होता तो M वेक्टर इज पैरेलल टू B, तो टॉर्क 0 है। ठीक है, तो इसका टॉर्क 0 है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी जरूर हम लिख सकते हैं U माइनस एम बी, एम डॉट बी, तो माइनस आई इंटू पाई ए स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I बाय एल इंटू कॉस 0। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी, M और B एक, इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसका M वेक्टर अंदर, इसीलिए आंसर नेगेटिव। और चूंकि लूप काफी छोटी है तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान लिया। तो टॉर्क का फॉर्मूला ये, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी हम सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही साइज बड़ी होती, जैसे ये इतना बड़ा होता, अब ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस एल है, एल है, अब हमें अगर कुछ निकालना होता इसके लिए, तो देखिए टॉर्क 0 है वो इत्तेफाक से 0 है, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला लग गया इसलिए 0 है। दरअसल टॉर्क 0 होने की वजह क्या है कि इस पे जो फोर्स आएगा इस पे इस तरफ आएगा, इस पे थोड़ा छोटा आएगा फोर्स। ठीक है, इस पे फोर्स आएगा ऐसा, और बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये सभी सेम प्लेन में है तो टॉर्क कट चुका है। सेम प्लेन में होने की वजह से टॉर्क कट गया है, ऐसा नहीं कि इस फॉर्मूला ये फॉर्मूला लग गया है। जहां तक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन हमसे पूछ लिया बताओ कि क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये फील करिए कि हम इसको तोड़ तो सकते हैं ना छोटी छोटी कॉइल में। और ये तोड़ क्यों पा रहे हैं जरा समझिए, यहां से एक करंट ऐसा गया, ऐसा गया, करंट एक ऐसा माना, ऐसा, और यहां एक करंट ऊपर मान लिया, यहां से एक करंट नीचे, एक करंट ऊपर, तो ये छोटा सा ये डीएम की एक लूप बन गई, ढेर सारे डीएम से मिलकर बना है। इस डीएम के लिए तो मैं लगा सकता हूं डीएम डॉट बी, तो माइनस डीएम, और डीएम कितनी है इसकी लेंथ इंटू डीएक्स, तो ये मैंने एक्स पे डीएक्स माना, तो इसका डीएम आया आई टाइम्स एरिया एल डीएक्स, मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I बाय एक्स, इसका इंटीग्रेशन ए से ए प्लस एल, ये पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम इंटीग्रेशन ऐसे कर सकते हैं। टॉर्क पूछा गया है तो टॉर्क के लिए आपको इंडिविजुअली बॉडी पे फोर्सेस निकालने पड़ेंगे, तब जाके आप बता पाओगे कि क्या आएगा टॉर्क। तो उसका भी एक एग्जांपल ले ही लेता हूं मैं। जैसे ये कॉइल ऐसे थी, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बी है, नीचे मैग्नेटिक फील्ड भी बी है, लेकिन डायरेक्शन बदल गई, तो ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल है। तो अब यहां पे अगर आपसे टॉर्क पूछा जाए तो वंस अगेन टॉर्क निकलेगा नहीं टॉर्क के लिए, हाँ इसमें टॉर्क चलो निकाल ही देते हैं वैसे, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, तो इस पे फोर्स आएगा ऐसा, इस पे फोर्स आएगा करंट से डॉट इधर, और जरा देखिए सभी फोर्स सेंटर से पास हो रहे हैं तो टॉर्क 0 है। हाँ फोर्स 0 नहीं है, फोर्स 4BIR है ऊपर, सोच लो अच्छे से, टॉप का BI2R, बॉटम का BI2R, तो फोर्स हमारा 4BIR है। हाँ टॉर्क 0 है क्योंकि सभी चीजें सेंटर से पास हो रही। ठीक, इसी क्वेश्चन में अगर ये सेंटर से पास नहीं होते तो फिर आंसर किसी और तरीके से निकलता। जैसे देखिए एक लूप ऐसे है, हमें इसके लिए आंसर निकालना था मान लो, और मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू B नॉट Y बाय R। अब ये Y के साथ वेरिएबल है मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ले लेता हूं I कैप। तो अब हमें इस पे फोर्स देखना है, तो समझिएगा
कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है, सॉरी नीचे कमजोर है, ऊपर स्ट्रॉन्ग, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा है, पूरे में लाइंस कुछ इस तरह है, तो फोर्सेस कैसे आते, करंट इस तरफ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट इस तरफ, आई से बी टॉर्क आया क्रॉस, यहां पे करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर आया डॉट। तो अब सोचिए इस पूरे हाफ में क्रॉस है, इस पूरे में डॉट है, तो इसमें क्रॉस है, इसमें डॉट है, इसका मतलब ये इधर जाएगा, ये अंदर जाएगा, ये पूरी लूप ऐसी अगर लूप होती तो ये हमारी तरफ, ये अंदर लूप ऐसे घूमती, तो इसकी टेंडेंसी ऐसे रोटेट होने की है। तो अगर मैं टॉर्क निकालूं तो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, और बिकॉज ऑफ सिमेट्री टॉर्क निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि इस एलिमेंट पे फोर्स निकालें। तो यहां से मैंने लिया थीटा, इस पे डीएफ आया डॉट, तो डीएफ आया, इसकी लेंथ आर डी थीटा होगी, आई डीएल बी, आई आर डी थीटा बी वाई बाय आर, और y कैन बी रिटन एज आर साइन थीटा, तो y को आर साइन थीटा लिखो, तो बी आई आर साइन थीटा डी थीटा, ये डीएफ है। लेकिन हमें फोर्स इंटीग्रेट नहीं करना है, हमें इसके अबाउट टॉर्क चाहिए, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क आएगा डीएफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर कॉस थीटा, दिस विल बी बी आई आर साइन थीटा आर कॉस थीटा डी थीटा, ये। और दिख रहा है इसका हमें डबल करना है, क्योंकि ये फोर्स का टॉर्क और ये फोर्स का टॉर्क ऐड हो जाएगा तो डबल आएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बन जाएगा इसका, ट्वाइस ऑफ डी टॉर्क इंटीग्रेशन, ट्वाइस ऑफ इसका बी आई आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से 90, क्योंकि ये वाला हाफ ऑटोमेटिकली कवर अप हो गया है, और 0 से 90 टी डी टी, टी स्क्वायर बाय 2, 1/2 बी आई आर स्क्वायर, ये हमारा टॉर्क आया। और टॉर्क कैसा है, नीचे की तरफ या टेंडेंसी ऐसी, तो ये हम इस तरीके से करेंगे। तो ये काफी ट्रिकी हो जाता है टॉर्क का कैलकुलेशन, क्योंकि यहां आपको हर एलिमेंट पे फोर्स समझ में आना चाहिए। तो पहले हमने क्या सोचा कि इस पे फोर्सेस डॉट ऐसे थे, क्रॉस ऐसे थे, और इसके अबाउट टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ये थी, तो हमने इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया डीएफ का, तो डीएफ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटीग्रेट कर दिया। हाँ, इस वायर पे आया नहीं क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है इस वायर का, तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है इस वायर पे। वैसे भी होता तो भी करंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है। तो अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो एनर्जी या टॉर्क के लिए आपको जनरली इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वो हम इंटीग्रेट करके आंसर निकलेगा। और थर्ड वन इज कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ऑन कॉइल। तो इसमें दो तरीके हैं, यूज बायनोमियल थ्योरम या डिफरेंस मतलब एल्जेब्रा, या फिर डेल यू बाय डेल आर, या फोर्स आप ऐसे निकाल, या बायनोमियल थ्योरम या सिंपली एल्जेब्रा। एल्जेब्रा का एग्जांपल यही है, इस कॉइल पे हमें फोर्स निकालना था, ये ए है ये बी है, कई बार कर चुके हैं। तो इसमें पहले इस पे निकालो F1, इस पे निकालो F2, और नेट फोर्स F1 माइनस F2, ठीक। एनर्जी का केस क्या है कि जहां पोटेंशियल एनर्जी लिखना आसान हो, इसका जनरली जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो ये है, एक डाइपोल ऐसा था, दो कॉइल के बीच में हमें फोर्स निकालना है आपस में। तो आप ये समझिए कि ये एक बार मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है, और दिख रहा है ये बार मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स चाहिए। तो फोर्स निकालने के लिए हम एक्स पे, ये करंट आई था, ये करंट स्मॉल आई है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी, एम इसका खुद का, आई इंटू पाई छोटा आर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड इसका
म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू इसका 2m बाय एक्स क्यूब, और m कितना है i इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया एनर्जी, एनर्जी -1 अपॉन एक्स क्यूब है, तो फोर्स आता माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 नेगेटिव। डिफरेंशिएट करोगे आंसर आ जाएगा नेगेटिव शोज अट्रैक्शन। तो एनर्जी निकाली, डेरिवेट किया, फोर्स आ गया, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो ये वाला पार्ट स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो इसका स्टेटमेंट, प्रूफ नहीं आएगा इसका। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r बाय r क्यूब, और इस फिगर के साथ याद रखिए r वेक्टर और dl वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये dl है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे, ये हमारा db आया। अब इसका स्टेटमेंट, वैसे मैं चाहूंगा एनसीईआरटी से लिखें, लेकिन स्टेटमेंट इसका सिंपली ये यही पढ़ दो पूरा। तो ये पूरा पढ़ते हैं, तो ये क्या लिखा है? मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट एट पोजीशन वेक्टर r with respect to the current carrying element of length dl carrying current I is given as mu 0 upon 4 pi I dl cross r by r cube। मतलब क्या लिखा? मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ लेंथ dl कैरिंग करंट I एट पोजीशन वेक्टर r is given as this। ये बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, इसी का अल्टरनेटिव फॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। एक चार्ज अगर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो किसी भी पोजीशन r पे इसका मैग्नेटिक फील्ड db म्यू 0 अपॉन 4 पाई क्यू v क्रॉस r बाय r क्यूब। देखिए आई dl की जगह क्यू वी आ गया, और ये पहले भी हुआ था, क्यू वी बी की जगह आई dl b, ये बना था BIL QVB, तो QV की जगह IDL आया था, यहां भी IDL की जगह QV वेक्टर आ गया। तो इसमें इसका स्टेटमेंट लिखना है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, लिखना हो लिखो, नहीं लिखना हो नहीं लिखो, याद रखना है, लेकिन स्कूल में ये पूछा जाएगा। अब बायोट-सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू सर्कुलर कॉइल ऑन सेंटर ऑन एक्सिस, पूछे जा सकते हैं दोनों। सेंटर के लिए ये I, ये हमने DL लेंथ मानी, DL ऊपर लिखना पड़ेगा, कंसीडर अ कॉइल ऑफ रेडियस R कैरिंग करंट I एज शोन बिलो। ठीक, नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू DL एलिमेंट, तो DB म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r बाय r क्यूब, ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा बायोट-सावर्ट्स लॉ, कि हमने क्या यूज करके ये रिजल्ट निकाला है। ये dB, अब हमें बस इसकी वैल्यू छापनी है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl है r d थीटा, r sin 90, क्योंकि r वेक्टर और dl के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री है, बाय r क्यूब, और ये बना म्यू 0 अपॉन 4 पाई I d थीटा बाय r, ये dB है। तो यहां से अगला स्टेप b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB
all are d parallel, all db's are parallel, they can be integrated together. तो ये बना म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी थीटा इज 2 पाई, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई 2 पाई बाय आर हैज प्रूव्ड। ठीक है, इसी से समझ में आ रहा है, अगर आर्क का पूछा होता तो यहां थीटा आ जाता, किसी आर्क के लिए निकालना होता तो यहां थीटा आता। नेक्स्ट ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस पे पॉइंट P है, ये हमारा एलिमेंट dl है, इस dl की वजह से जो बनेगा वो db आपको यहां बना के दिखाना पड़ेगा। ये फिगर dl की वजह से जो db बना वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, और वंस अगेन कंसीडर अ रिंग, सॉरी क्या है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप of radius r and a point P at distance x along axis, its axis, ये हमने डिफाइन कर दिया कि कौन सी चीज क्या है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dl element shown as shown, db once again mu 0 upon 4 pi I dl cross r by r cube, और यहां आपको लिखना पड़ेगा we are using Biot-Savart's law। अब हम इसको रीडिफाइन करेंगे, mu 0 upon 4 pi I dl, dl और r के बीच में एंगल 90 डिग्री है, सोचो r वेक्टर ये है, dl वेक्टर ये है, dl और r के बीच में एंगल 90 है, बाय r क्यूब, तो ये बना म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर dl। लेकिन b नेट की वैल्यू db नहीं है, इस बार db का साइन थीटा इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्यों, वो फिगर से समझ में आ रहा है। तो ये बना म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर dl साइन थीटा इंटीग्रेशन, और इसमें सब कुछ इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा सिवाय dl के, क्योंकि साइन थीटा ऐसे घूम रहा है, कांस्टेंट है, थीटा तो पूरे में यही है ना एक्सिस के साथ, स्मॉल r कांस्टेंट है पूरी लूप के लिए, बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं। dl का इंटीग्रेशन कितना हो गया 2 पाई r, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, और साइन थीटा की जगह r बाय आर लिख सकते हैं, तो यहां पाई आर स्क्वायर बाय आर क्यूब, और चाहे तो आर क्यूब को रिप्लेस कर दें क्योंकि मेरे पास जगह कम है, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2, ये हमारा प्रूफ आ गया, और अलोंग एक्सिस। और इसी को चाहे तो लास्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m वेक्टर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। m वेक्टर क्या है, i इंटू एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स होते तो वो भी आ जाता। तो जिस तरफ मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये दोनों आपको छापने हैं, अंग्रेजी फिगर पेंसिल से, फिर ये और आगे ये। जब भी आप कोई नई इक्वेशन लिख रहे हैं आपको समझाना पड़ेगा ये बायोट-सावर्ट्स लॉ। यहां ऑप्शनल है, आप लिख सकते हैं कि स्मॉल r एंड थीटा आर कांस्टेंट फॉर ईच एलिमेंट, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन देम कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ dl। ठीक है, ये दो प्रूफ, दो और प्रूफ हम देखेंगे इसमें। नेक्स्ट तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर या ड्यू टू इनफाइनाइट वायर,
दोनों ही केस में इंपॉर्टेंट है। तो पहला, लेट अस कंसीडर अ वायर कैरिंग करंट I एज शोन, ये लिख दिया। तो ये हमारा फिगर आया, ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस A है, ये वायर है, करंट I है, और यहीं हम वो एलिमेंट लेके दिखा देंगे। ये स्मॉल r, ये एलिमेंट dl, ये लेंथ x, ये a, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड B एट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl shown here mu 0 upon 4 pi I dl क्रॉस r by r क्यूब, ये बना। और इसमें आपको लिखना पड़ेगा, हम बायोट-सावर्ट्स लॉ यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिखना, चेक करने वाले ढूंढते हैं इसमें कि बायोट-सावर्ट्स लॉ कहां है। अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा I dl इंटू r इंटू, ये अगर मैंने थीटा लिया तो ये थीटा है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा। तो आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं 90 प्लस थीटा, अदरवाइज ऑप्शनल है, बाय आर क्यूब, ठीक। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई I बाय आर स्क्वायर dl cos थीटा। नाउ x इज इक्वल टू a tan थीटा, dl ही dx है, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, एंड स्मॉल r इज इक्वल टू a sec थीटा। समझाने की जरूरत नहीं है कहां से आया, ट्रिग्नोमेट्री सबको आती है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, तो dB की वैल्यू आई म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl dx sec थीटा, तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा cos थीटा अपॉन r स्क्वायर a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर कट गया, cos थीटा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dB, तो ये बना म्यू 0 अपॉन 4 पाई I बाय a cos थीटा d थीटा इंटीग्रेशन माइनस अल्फा से बीटा। और माइनस अल्फा से बीटा ये आप या तो यहीं दिखा दें या वहां लिख सकते हैं, अल्फा एंड बीटा आर एंगल सबटेंडेड बाय पार्ट्स ऑफ वायर एट पी, यहां लिख सकते हैं। तो लास्ट स्टेप वही जो हमारा आंसर है, तो इसके बाद हमारा आंसर आया म्यू 0 अपॉन 4 पाई I बाय a साइन बीटा माइनस माइनस साइन अल्फा, दैट मीन्स साइन अल्फा, ये मैग्नेटिक फील्ड आया। स्पेशल केस ये पूछा जाता है जनरली कि लॉन्ग वायर है, तो अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा इक्वल टू 90, बीटा इक्वल टू 90, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 I बाय a, ये इसका। तो अगर आता है एग्जाम में तो मेरे ख्याल से आसानी से लिख लेंगे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है एम्पियर सर्किटल लॉ और उसका एप्लीकेशन, लास्ट पार्ट इसका। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी से लिखना है, और साथ में हम क्या लिखेंगे, बी डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रल म्यू 0 I इनसाइड, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट अगर आपको ना मिले तो सिंपली इसी को पढ़ दो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स करेंट क्रॉसिंग थ्रू द लूप, ठीक है। रियलिटी ये है कि किसी भी सरफेस के लिए ये है कि एम्पियर्स लॉ किसी भी सरफेस के लिए उस सरफेस से करंट कितना क्रॉस हो रहा है, 2D सरफेस से, ठीक है।
तो कुछ ऐसा है एम्पियर्स लॉ। ये लिखना नहीं है, ये बस मैं समझा रहा हूं। तो एम्पियर्स लॉ ऐसा है, किसी भी सरफेस से कितना क्रॉस करके गया, सिंगल सरफेस है, जरूरी नहीं फ्लैट हो, कर्व्ड भी हो सकती है। तो ये I1, I2, I3, I4 ये है। तो पेरीमीटर के अलोंग जो इसकी बाउंड्री है, तो B डॉट DL का क्लोज अलोंग बाउंड्री, इसकी बाउंड्री के अलोंग इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स करंट क्रॉसिंग द सरफेस। उस सरफेस को क्रॉस कितना कर रहा है, तो म्यू जीरो I1 प्लस I2 माइनस I3। अब कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर पूछा जाता है कि करंट के अलोंग, जैसे अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, करंट ऊपर वाला पॉजिटिव है क्योंकि उसका फील्ड इसके पैरेलल है। ऐसे मूव कर रहे थे तो I3 पॉजिटिव होता, बाकी दो नेगेटिव होते। स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज इसी को पढ़ देना है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स करंट क्रॉसिंग थ्रू द लूप। रियलिटी ये है कि लूप ना होके वो लूप, वो बाउंड्री है और क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस है। तो एनसीईआरटी में आपको बेहतर इसकी डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस में दो तीन ही हैं छोटे छोटे एप्लीकेशन। पहला है मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू सोलेनॉइड, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू टॉरॉइड, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू वायर, ठीक है। तो सोलेनॉइड की वजह से ये आता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसकी फील्ड लाइन बना के दिखानी है कि उसकी फील्ड लाइन कैसी होती है। और हम स्टैंडर्ड केस की बात कर रहे हैं। ड्यू टू टॉरॉइड, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि हमें कैसे पता चला लाइंस ऐसी। ड्यू टू वायर, ये बनाया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप होगा, हमें एम्पियर लूप दिखानी पड़ेगी कि इसमें एम्पियर लूप कौन सी है। तो यहां पे एम्पियर लूप हमारी ऐसी है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और गॉसियन सरफेस। यहां एम्पियर लूप ऐसी है, यहां एम्पियर लूप ऐसी। एम्पियर लूप के साथ उसकी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। डायरेक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही ले लेंगे सो दैट नेगेटिव ना आए हमारा। चल ऊपर लिखेंगे, ठीक है। यहां कंसीडर या फिगर शोज एन एम्पेरिकल लूप या एम्पेरियन लूप फॉर इन फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। बस यहां फिगर शोज एम्पेरियन लूप इन फील्ड ऑफ टॉरॉइड, और यहां इन फील्ड ऑफ स्ट्रेट लाइन करंट कैरिंग वायर। अब हम इसके नाम दे देंगे P Q R S। नाउ यूजिंग एम्पियर्स लॉ फॉर द लूप, तो B डॉट DL का क्लोज इंटीग्रल म्यू जीरो I इनसाइड, और ये आया, इसी को आपको लिखना पड़ेगा P से Q B डॉट DL, Q से R प्लस R से S प्लस S से P, म्यू जीरो I इनक्लोज्ड। और I इनक्लोज्ड हम लिखेंगे, चलो लास्ट अगले स्टेप में लिखते हैं। तो यहां हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा, ये L है, ये डिस्टेंस R है, जो कि उससे फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि ये बना 0, ये बना BL 0 0। दिस इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स N इंटू I इंटू L, वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। चूंकि N हमने पहले डिफाइन नहीं किया था तो यहां लिखना पड़ेगा। तो B की वैल्यू आ गई म्यू जीरो N I,
और ब्रैकेट में लिख देंगे इंडिपेंडेंट ऑफ आर, और चाहें तो इसके आगे लिख सकते हैं बी इनसाइड म्यू जीरो एन आई है, बी आउटसाइड जीरो है। चलो अगले में यूजिंग एम्पियर्स लॉ फॉर द लूप, तो ये बनता B इंटू डॉट डी एल, पूरा लॉ लिखेंगे हम, म्यू जीरो आई इनसाइड, तो B इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू जीरो आई इनसाइड बाय सिमेट्री, तो B इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू जीरो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यहां वेयर n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो B की वैल्यू आई म्यू जीरो एन आई बाय टू पाई आर। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, इसको स्मॉल n की तरह सोचता हूं, और सोलेनॉइड का फॉर्मूला म्यू जीरो स्मॉल एन आई, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल टर्न्स बाय टोटल लेंथ, यहां से ठीक है। इसके लिए खुद से छाप लेना, बिल्कुल यही लिखना है, इसके लिए खुद से छाप लेना। चलो तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब मैं बस थोड़ा आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूले और रिकॉल करा देता हूं। स्कूल के हिसाब से पूरे फॉर्मूले हो चुके हैं। आईआईटी के हिसाब से कैलकुलेशन, एक स्कूल के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट चीज बच गई, सॉरी एक और चीज लिख लो, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स, एक्सप्रेशन इसका ये पूछा जाता है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, I1 I2 और इनके बीच में फोर्स पूछा जाता है, ठीक है। तो फोर्स ऑन सेकेंड वायर इज इक्वल टू I dl क्रॉस B का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड वायर का करंट I है, लेंथ हमने dl ली, मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2I1 बाय आर, तो ये आया म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ dl, ये फोर्स आया। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर पूछते तो वो dl नीचे आ जाता, इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाय आर इनटू साइन 90, ठीक है। और यहां हम ये समझा देंगे कि फोर्स हमारा ये है, ये हमारी dl लेंथ है, ये हमारा df फोर्स है, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, ठीक। तो ये अगला है, ऊपर चाहें तो अंग्रेजी लिख सकते हैं कि कंसीडर टू वायर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, टू लॉन्ग वायर्स, ऊपर टू लॉन्ग वायर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, नाउ फोर्स ऑन सेकेंड वायर, ये इस तरीके से, तो ये स्कूल में पूछा जाता है, इसका प्रूफ, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आईआईटी वाले फॉर्मूले जो बता रहा था उनको और थोड़ा देख लो। दिखने में लगता है फॉर्मूले काफी ज्यादा हैं, लेकिन इतने हैं नहीं। देखो, एक तो ये वायर का आपको याद रखना ही है, अल्फा और बीटा वाला, ये इसका थीटा वाला, इसका एक्सिस पे, सोलेनॉइड का किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका था क्रॉस म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2I, सॉरी I बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसका था म्यू जीरो अपॉन 4 पाई I बाय आर थीटा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2m बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 बाय 2, और m क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, I एरिया। सोलेनॉइड का, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता ये फॉर्मूला अल्फा बीटा वाला याद रखना, ये अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो इसमें था म्यू जीरो एन आई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा बाय 2, ऑप्शनल है। सोलेनॉइड का सिर्फ आपको यह समझना है कि इसकी फील्ड लाइन कैसी थी, यहां ऐसी,
बाहर जाके फील्ड थोड़ी फैल रही थी, लेकिन सेंटर के नेबरहुड में μ0 Ni था, और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा कुछ बना था। सबकी फील्ड लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। इसकी फील्ड लाइन ऐसी थी, ठीक। इसकी फील्ड लाइन 1/x पे डिपेंड कर रही थी, ऐसी, ठीक। इसी में हमने देखा कि अगर सिलिंड्रिकल सेक्शन हुआ, करंट कैरिंग वायर ऐसा है, तो इसका मैंने इकलौता एक ही फॉर्मूला लिखा था, μ0/4π 2I इनसाइड बाय R। इसी से काम आपका हमेशा चल जाएगा। क्योंकि इसके लिए अगर ये ऐसा होता, इसके अंदर करंट I0 होता, बाहर एक होता, इसके अंदर करंट कुछ और होता, 2I0 होता, ऐसे, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड μ0/4π इनसाइड वाला I0। लेकिन जब हम बाहर निकालते तो दोनों आ जाते μ0/4π 2I0 प्लस I0 बाय R। तो इसका 2I0 उल्टा, इसका सीधा, तो अपोजिट साइन, ये कुछ ऐसे बन जाता है। तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे ही थे। इसी में हमने शीट का एक और निकाला था कि शीट का आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट शीट का। तो शीट का आंसर क्रॉस है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी, और μ0 K/2, μ0 K/2 मैं σ/2ε0 से याद रखता हूं। एफ देखिए 2 दोनों में नीचे है, बस सिग्मा किससे रिप्लेस हो गया, K से, और एप्सिलॉन किससे, μ0, 1/ε की जगह μ0 ऊपर आ गया, ठीक। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कॉपी में जो हमने कराए थे पहले क्वेश्चन, उनको क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर लें। फॉर्मूले में कुछ खास है नहीं इनमें, क्योंकि फॉर्मूले तो ये आप हमेशा लगा ही लोगे। क्योंकि इवन मान लीजिए हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि इतने में डॉट है, बाहर क्रॉस है, इसका पूछा जाता, तो हमें इनके फॉर्मूले नहीं रटने। डॉट है मतलब ऐसा है, क्रॉस है मतलब ऐसा है, तो अगर x के साथ प्लॉट करना है तो x लेस देन R1, तो यह आएगा μ0/4π 2I इनसाइड बाय R। R क्या हो गया, x, या R ही लिख लेते हैं। I इनसाइड क्या हो गया, तो इसमें कितना करंट अंदर है, x रेडियस या R रेडियस में कितना करंट अंदर है। तो इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि इसका टोटल करंट कितना है, इसका टोटल कितना है। इसका अगर I2 होता, इसका I1 होता, तो ये आएगा I1 बाय पाई R1 स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर। और ये कैसे किया कि ये पूरा लूप था रेडियस R का, स्मॉल r का इतना सा पार्ट है, तो इस स्मॉल r में से कितना करंट गया, तो कैपिटल R में कितना गया, स्मॉल r में कितना गया, तो R1 में गया I1, तो स्मॉल r वाले में इतना। अब अगर R1 से R2 के बीच में होता तो μ0/4π 2/R। तो अब कहां का पूछा है, इस पार्ट का, और इस पार्ट में ये स्मॉल r है, तो इसमें I1 इंटू पूरा चला गया, लेकिन I2 का एक पार्ट गया। I2 का टोटल एरिया था R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, अभी है R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। फील करो, ये इतना वाला पार्ट, ये जो बाहर बाहर शेड कर रहा हूं, ये शेडेड पार्ट हमारा, ये जो डिफरेंस है, इतने डिफरेंस का I2 गया, तो टोटल इस एरिया में कितना था बाहर वाले में, ये एरिया कितना है, तो I2 इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था, फेवरेबल एरिया ये है। लास्ट वन R इज लेस देन मोर देन R2, तो μ0/4π 2 I1 प्लस I2 कंप्लीट आ जाएगा बाय R। तो ये इस तरीके से हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो आपको मैं जो असाइनमेंट दूंगा वो असाइनमेंट करना है, जितना भी पार्ट आपको दिया है, और कोशिश करिएगा कि साथ में आप क्लास कॉपी भी रिकॉल कर सकें, रिवाइज कर सकें। इसके क्लास के क्वेश्चन सीधे कर लीजिए,
थ्योरी करने की जरूरत नहीं, थ्योरी मैंने रिवाइज करा दी है, सीधे उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो जो आप क्वेश्चन छाप चुके हो, आप जो मैंने क्लास में कराए थे। ठीक है, तो ये आपका ये पार्ट खत्म हो गया, बंद कर दो। आवाज तो नहीं गई कहूं?